नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है कोविड-19 और निमोनिया के बारे में। तो जानेंगे हम इस ऑडियो में कि कोविड-19 और निमोनिया इन दोनों में क्या अंतर है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके क्या-क्या लक्षण हैं, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन विल्सन के अनुसार कोरोना के संक्रमण व्यक्तियों के फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो कोरोना है वो जो व्यक्ति के फेफड़े हैं यानी कि लंग्स हैं उसमें जो है ये सीधा सीधा अपना नुकसान पहुंचाता है। न्यूयॉर्क के एक अंग्रेजी वेबसाइट द गार्जियन के अनुसार शरीर के अन्य अंगों पर इसके प्रतिकूल असर पर पेश है एक नज़र। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं बीमारी की शुरुआत के बारे में। जो नया कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 वो 2019 के यानी कि 2019 के आखिर में अनजान कारणों से निमोनिया जैसी बीमारी से सामने आया। बाद में पता चला कि इस बीमारी का कारण सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर कोरोना वायरस 2 है या फिर सॉर्स कोरोना वायरस 2 है। तो इसमें शुरुआत में हल्की सर्दी जुकाम जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना संक्रमित करीब 80% लोग जो हैं वो बिना किसी खास इलाज के ही ठीक हो जाते हैं और जो संक्रमित 6 लोग में से सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और वह सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगती है और जो तकलीफ हो सांस लेने में तकलीफ होते होते वो जो तकलीफ है उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मरने तक की स्थिति तक भी पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं संक्रमण की 4 श्रेणियों के बारे में। तो जो प्रोफेसर विल्सन हैं उनके अनुसार कोविड-19 के संक्रमित लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वो लोग होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखता। इससे आगे की श्रेणी में वे लोग हैं जिसमें श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में संक्रमण होता है और इस स्थिति में संक्रमित लोगों को बुखार, कफ, सिर दर्द या फिर कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख संबंधी जो बीमारी है उसके लक्षण होते हैं। इन लक्षणों वाले लोग संक्रमण के वाहक होते हैं यानी कि वो संक्रमण को इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है यानी कि वो कैरियर बनके उस जो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है उस इन्फेक्शन को वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। तीसरी श्रेणी में जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग होते हैं जिनमें निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं और उन्हें अस्पताल में रहना होता है और चौथी श्रेणी के जो लोग हैं उनमें निमोनिया जैसी बीमारी का गंभीर रूप दिखाई देता है यानी कि जैसे निमोनिया में लक्षण प्रकट होते हैं वैसे ही उन लोगों में भी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये थी जो 4 श्रेणियां संक्रमण की। अब बात करते हैं जो 6% पीड़ित गंभीर होते हैं उनके बारे में। अब चीन के वुहान शहर में ये देखा गया है कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जिन लोगों ने इलाज करवाया उनमें से सिर्फ 6% लोगों की हालत गंभीर हुई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बुजुर्ग या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले या फिर हृदय या फिर फेफड़े और मधुमेह यानी कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनमें स्थिति गंभीर होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया कैसे होता है। कोविड-19 संक्रमित को कफ और बुखार होता है। विल्सन के मुताबिक ऐसा रेस्पिरेटरी जो ट्री है हमारा उस तक संक्रमण होने से होता है। इसमें रेस्पिरेटरी जो लाइनिंग होती है उसमें जख्म हो जाते हैं और जिसमें सूजन भी पैदा हो जाती है। ये एयरवे की लाइनिंग में परेशानी पैदा करता है और धूल के कण से भी खांसी जो है वो होने लगती है यानी कि अगर धूल का कण भी एक अंदर चला जाए तो उससे भी व्यक्ति को खांसी हो जाती है। हालात और भी बिगड़ जाती है जब तक एयर लाइनिंग जो है उसको पार करके गैस एक्सचेंज यूनिट तक पहुंचता है।
यानी कि जो कोविड-19 का कोरोना वायरस है वो एयर लाइनिंग के पार, यानी कि जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं हमारे लंग्स में, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो जो हालात है वो और भी ज़्यादा बिगड़ने की संभावना बन जाती है। यह यदि संक्रमित हो जाए तो फेफड़े के निचले हिस्से से वायु कोशों में, जो हमारे फेफड़ों के वायु कोश हैं, उनमें सूजन करने वाली जो सामग्री है उन पे उंडेलने लगता है, यानी कि उसमें सूजन कर देता है वायु कोशों में। अब वायु कोशों में सूजन के बाद एक द्रव, यानी कि एक लिक्विड जो है इन्फ्लामेटरी सेल्स फेफड़ों में आने लगते हैं, जिसके परिणाम से निमोनिया जो है वो हो जाता है। इस स्थिति में फेफड़ा जो है वो रक्त प्रवाह से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता, यानी कि हमारे जो खून में है वो जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं ले पाते फेफड़ों से, और शरीर में ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से बचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और ये निमोनिया की गंभीर स्थिति होती है। आइए अब जानते हैं निमोनिया के इलाज के बारे में। चेयर ऑफ लंग फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर तथा अग्रणी श्वसन रोग विशेषज्ञ क्रिस्टिन जेनकिंस बताती हैं कि दुर्भाग्यवश अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि लोगों को कोविड-19 निमोनिया होने से बचा सके। तरह तरह की दवाइयाँ तथा उपाय आजमाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं मिल सका। जब तक फेफड़ा सामान्य रूप से काम नहीं करने लगता, तब तक रोगियों में ऑक्सीजन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए उन्हें वेंटिलेटर का सहारा जो है वो दिया जाता है। विल्सन बताते हैं कि वायरल निमोनिया के रोगियों में सेकेंडरी संक्रमण का खतरा जो है वो बना रहता है, इसीलिए उन्हें एंटीवायरल और एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो दी जानी चाहिए। लेकिन इस महामारी में कई दफ़े यह इलाज पर्याप्त नहीं होता और निमोनिया बढ़ जाता है तथा जो रोगी है वो बच नहीं पाता। अब आगे जानते हैं कि क्या कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस है वो निमोनिया से अलग है। तो जेनिक्सन इसके बारे में बताती हैं कि जो कोविड-19 है वो निमोनिया सामान्य केसों से अलग है। अधिकांश तरह के निमोनिया जो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वह बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरिया जनित जो हैं वो होते हैं और इसमें एंटीबायोटिक का कारगर होती है। वही विल्सन का कहना है कि इस बात के सबूत है कि कोविड-19 जनित निमोनिया गंभीर किस्म के होते हैं और ये फेफड़ों के छोटे हिस्सों के बजाय पूरे को प्रभावित करता है। एक बार फेफड़ा संक्रमित हो जाए और उसमें भी यदि एयर जो सैक्स हैं उन तक पहुंच जाए तो शरीर की पहली प्रतिक्रिया वायरस को नष्ट करने तथा उसे बढ़ने से रोकना होता है। लेकिन यह जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड है, यानी कि कुछ लोगों में खास करके जो हार्ट पेशेंट हैं, हृदय के रोगी हैं, जिन्हें फेफड़े या फिर कोई मधुमेह या फिर डायबिटिक जो है वो लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें जो है ये कमज़ोर रहता है, ये रिस्पॉन्ड जो है वो कमज़ोर रहता है। अब जेनकिंस के मुताबिक 65 साल की उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं या फिर डायबिटीज़ के या कैंसर के या फेफड़ों को प्रभावित करने वाली कोई पुरानी बीमारी, किडनी लीवर के रोगियों, धूम्रपान करने वाले तथा 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया का जो ज़्यादा खतरा है वो बना रहता है। निमोनिया से होने वाली जो मौतों में रोगियों की उम्र खतरे का एक बड़ा कारक माना जाता है। उम्र दर्ज लोगों में निमोनिया से गंभीर खतरा होता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक तौर पर कमज़ोर हो जाती है। वैसे निमोनिया के लिए अब हमारे पास अच्छे इलाज हैं। आइए अब बात करते हैं निमोनिया के बारे में। सर्दी के मौसम में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी निमोनिया जो है वो हो जाता है। कई बार अधिक दिनों तक खांसी, सीने में कफ बने रहने से निमोनिया जो है वो हो जाता है। अगर बच्चे को निमोनिया की तरह या फिर एक तरह के छाती या फिर फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है, जो एक या फिर दोनों फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और तरल पदार्थ जो है वो फेफड़ों में भर जाता है, जिससे खांसी होती है और सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाती है।
निमोनिया सर्दी जुकाम या फिर फ्लू के बाद हो सकता है, विशेष करके सर्दियों के महीने में। यह बहुत से ही संभावित विषाणु और जीवाणु की वजह से हो सकता है। शिशुओं और छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस यानी कि RSV नामक विषाणु वायरल निमोनिया का सबसे आम कारण है। निमोनिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, हालांकि ये शिशुओं और छोटे बच्चों में अधिक आम और गंभीर हो सकता है। आजकल निमोनिया हो जाना एक आम बात है, हालांकि अभी भी यह पूरी दुनिया में बच्चों की मौत का सबसे प्रमुख कारण जो है वो बना हुआ है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 1,10,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है इस बीमारी से मर जाते हैं। अब जानते हैं निमोनिया के लक्षणों के बारे में और इनका उपचार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो निमोनिया है उसका जो प्रमुख कारण है वो है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे फेफड़ों को इन्फेक्टेड करके हमारी श्वास प्रणाली जो हमारा एयरवे है उसे प्रभावित करता है। लेकिन कभी कभी किसी फ्लू वायरस की वजह से भी हमें निमोनिया जो है वो हो जाता है। निमोनिया के रोगाणु अवसरवादी होते हैं, इसीलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप जल्दी ही इसकी चपेट में जो है वो आ सकते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है, इसीलिए जितनी जल्दी इसका पता चल जाए उतनी ही जल्दी इसका इलाज जो है वो करवा लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में विटामिन ई का जो सेवन है वो करके इससे बचा जा सकता है। यानी कि अगर आप विटामिन ई का सेवन अतिरिक्त मात्रा में कर रहे हैं तो आप निमोनिया से बच सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स जानते हैं इसके बारे में। सर्दी जुकाम के लक्षणों से इतने मिलते हैं कि कई बार गलतफहमी हो जाती है, हमें पता नहीं चल पाता कि इस बच्चे को सर्दी जुकाम है या फिर निमोनिया भी साथ में जो है वो हो चुका है। इसीलिए यहाँ कुछ ऐसे ही लक्षण जो है वो बताती हूँ मैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो लक्षण है उसके बारे में हम बात करेंगे वो है खांसी। लगातार खांसी का आना जो है इसका प्रमुख लक्षण है। बैक्टीरियल निमोनिया में हरे या फिर पीले रंग का जो थूक है वो मुंह से निकलता है और फेफड़ों में ऊतकों में इसके रोगाणु के संक्रमण के कारण कभी कभी थूक में खून के धब्बे भी दिखते हैं। तो नीला निमोनिया जो है उसमें खूनी बलगम भी आ सकती है, यानी कि खून में बलगम में जो है वो खून भी आ सकता है। आगे जो दूसरे लक्षण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है बुखार। तो निमोनिया में बच्चों को तेज़ ठंड के साथ बहुत ही तेज़ बुखार आता है और लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहीट तक से या फिर उससे भी ज़्यादा जो बुखार है वो हो सकता है। बड़े लोगों में बुखार की तीव्रता जो है वो थोड़ी कम होती है। तीसरा जो लक्षण है वो है तेज़ सांस का चलना, यानी कि निमोनिया में जो तेज़ सांस है वो चलने लगती है। निमोनिया जो है एक निमोनिया जो है वो एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है। इसके रोगाणु सबसे पहले फेफड़ों के वायु छिद्रों पर अटैक करते हैं और फिर जब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो ये नाक और गले से गुजरने वाली हवा को प्रभावित करने लगते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और कोई भी मेहनत वाला काम करने पर सांस का उखड़ जाना इसका जो है वो प्रमुख लक्षण है। चौथा जो लक्षण है वो है सीने में दर्द होना। अब जो इन्फेक्शन है या फिर संक्रमण है ज़्यादा बढ़ जाने पर अगर लगातार खांसी होने लगती है और ज़्यादा खांसने के कारण जो व्यक्ति है उसे सीने का दर्द भी होने लगता है और इस दर्द के ज़्यादा बढ़ जाने पर इंसान को सांस लेने में और खांसने में भी जो तकलीफ़ है वो होने लगती है। अब आगे बात करेंगे कि अगर बच्चों में जो है सांस लेने में तकलीफ़ के कारण जो है हमारा मस्तिष्क है या व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ज़रूरी पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते। परिणाम स्वरूप क्या है कि कई उम्र दर्ज लोगों में मधभ्रम की स्थिति जो है वो आने लगती है। इन प्रमुख लक्षणों के अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि पसीना आना। बैक्टीरियल निमोनिया के संक्रमण में कई लोगों को ठंड के साथ साथ
आने वाला तेज़ बुखार में पसीना भी आता देखा गया है। अगला जो लक्षण है वो है होठों और नाखूनों का रंग बदलना। बैक्टीरियल निमोनिया में होने वाले जो सांसों की कमी के कारण शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण कई बार नाखूनों और होठों का जो कलर है वो चेंज होने लगता है और नाखूनों का रंग सफ़ेद हो जाता है और जो व्यक्ति के होठ है वो पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा एलर्जी लेवल कम होने लगता है और जो व्यक्ति को थकान है वो ज़्यादा महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण लगातार थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और पूरे शरीर में जो कमज़ोरी है वो व्यक्ति महसूस करने लगता है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लक्षण। कभी कभी निमोनिया का जो प्रमुख कारक है वो फंगस या फिर माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है। उस कंडीशन में आपको ऊपर बताए हुए लक्षणों के अलावा आँख, कान और गले में दर्द तथा स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ साथ ऊपर बताए हुए कोई भी लक्षण हैं तो आपको निमोनिया की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आइए अब बात करते हैं कि शिशुओं और बच्चों में निमोनिया के हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को निमोनिया है। तो निमोनिया अचानक से 1-2 दिन में भी शुरू हो सकता है या फिर धीरे धीरे कई दिनों में सामने आता है। कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये केवल सर्दी ज़ुकाम है या फिर निमोनिया। तो निमोनिया के शुरुआती लक्षण जो हैं वो बच्चों में इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बच्चे को तो क्यों लेके जाएंगे, आप इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर उसे बुखार है और पसीना आ रहा है और और उसे कंपनी हो रही है, यानी कि अगर उसे शिवरिंग हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी है या फिर गाढ़ा पीला हरा भूरा या खून के अंश वाला बलगम जो है वो बाहर आ रहा है। बच्चे को आमतौर पर अस्वस्थ सा जैसे बच्चा आमतौर पर आपको स्वस्थ दिखता है वैसा वो नहीं दिखेगा। थका थका सा बच्चा जो है वो महसूस होगा और एक्टिवनेस जो है वो उसकी कम हो जाएगी। बच्चे को भूख कम लगेगी और कुछ शिशुओं में निमोनिया जो है वो गंभीर रूप ले लेता है, तो उन्हें हॉस्पिटल में अगर भर्ती करवाने की ज़रूरत है तो उन्हें आप इमरजेंसी वार्ड में लेके जाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो ट्रीटमेंट है वो उसका करवाएं। तो किन किन स्थितियों में आपको लग रहा है कि जो बच्चा है उसे हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है? अगर वह तेज़ तेज़ गहरी कम सांस ले रहा है, यानी कि अगर उसका जो सांस है वो तेज़ तो चल रही है लेकिन वो कम गहरी सांस ले रहा है, उसकी कॉलर बोन या फिर जो क्लेविकल बोन है जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, उसके ऊपर पसलियों के बीच की जो त्वचा है या फिर पंजर के नीचे की जो त्वचा है, हर सांस के साथ वो अंदर को धंस रही हो तो आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को पिछले 24 घंटों में अपनी सामान्य मात्रा से भी अधिक ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन किया हो, अगर उसकी सांस फूल रही हो यानी कि सांस लेने पर मोटी सीटी जैसी आवाज़ का आना, उसके होठों और उंगलियों के नाखून जो हैं वो हल्के से नीले रंग के हो जाएंगे। अब बात करते हैं शिशुओं और बच्चों में निमोनिया का हम कैसे पता चला सकते हैं। तो डॉक्टर जो हैं वो स्टेथोस्कोप की मदद से शिशुओं के या बच्चों के फेफड़ों की आवाज़ को सुनकर, यानी कि वो स्टेथोस्कोप जो है वो लंग्स पे रखते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं और अगर उन्हें कुछ तरल पदार्थ होने का अनुभव होता है, यानी कि या फिर कुछ चटकने की सी आवाज़ सी आती है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर शिशु की हृदय गति और सांस को भी इसके साथ चेक करते हैं और आपसे उसके कुछ बच्चे के बारे में कुछ अन्य लक्षणों के बारे में भी पूछेंगे, जैसे बुखार आया या खांसी आई या बलगम कैसी आ रही है, बच्चा पानी कितना पी रहा है या पानी पीने पर उसे दर्द हो रहा है या फिर वो खाना पीना ठीक से ले रहा या नहीं ले रहा। तो अगर शिशु ज़्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाने की जो सलाह है वो दे सकते हैं और इसके साथ छाती का एक्सरा कराने की भी सलाह है वो दे सकते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि जो फेफड़े हैं वो बच्चे के कितने प्रभावित हुए हैं।
और इसके अलावा जो निमोनिया है वो विषाणु जनित या फिर जीवाणु जनित जो है, इसके लिए खून की जांच करके या फिर बलगम की जांच जो है वो करवानी पड़ सकती है, जिससे कि ये पता चलेगा कि वो विषाणु जनित है या फिर जीवाणु जनित। और अब बात करते हैं शिशुओं और बच्चों में निमोनिया का उपचार कैसे किया जा सकता है। तो उपचार के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए यदि डॉक्टर को लगे कि बच्चे में हल्का निमोनिया है तो उसका उपचार घर पे भी किया जा सकता है, यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उन्हें देकर जीवाणु जनित जो निमोनिया है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और विषाणु जनित निमोनिया अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है या फिर जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ता है। और अगर हॉस्पिटल में जाकर जांच ना करवाएं तो यह जान पाना मुश्किल होता है कि शिशु को निमोनिया जो है वो जीवाणुक संक्रमण की वजह से हुआ है या फिर विषाणु जो संक्रमण है उसकी वजह से हुआ है। और अगर आप प्रिकॉशन बरतें, यानी कि एहतियात के तौर पर अगर आप डॉक्टर को शिशु को एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कह सकते हैं। तो इसके बीच आप कुछ तरीके हैं जिनसे कि शिशु की परेशानी को कम करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि बच्चा जो है उसे कंप्लीट रेस्ट मिले, यानी कि वो पूरी तरह से आराम जो है वो करे। तो दूसरा जो है बच्चे को अगर बुखार आ रहा हो तो उसके लिए आप पैरासीटामोल जो है वो डॉक्टर के बताए अनुसार दे सकते हैं, यानी कि जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बताई है उतनी डोज आप बच्चे को देकर बुखार को ठीक कर सकते हैं। और अगर वायु मार्ग के संकुलित यानी कि जो अगर कंजस्टेड हो चुका है तो खांसी की वजह से जो बच्चा है उसके लिए कुछ भी पीना मुश्किल हो रहा हो तो उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड या फिर बोतल का जो दूध है पीने के लिए आपको प्रोत्साहित करना होगा। और अगर बच्चा जो है ठोस आहार लेना उसने शुरू कर दिया है तो आप उसे पानी भी जो है वो दे सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा ठोस आहार लेता है, रोटी या दाल भात खाता है तो आप उसे कुछ भी जो बच्चे को पसंद है वो आप उसे खाने पीने के लिए दे सकते हैं। बच्चे को बिना डॉक्टरी जांच के और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, यानी कि अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया तो कोई भी ऐसे मिलने खांसी ज़ुकाम की जो दवाएं हैं वो ना दे, या फिर इसके अलावा जो जड़ी बूटियों से उपचार करते हैं वो ना करें तो बेहतर है। हो सकता है कि वो जो शिशु की उम्र के अनुसार जो आप खांसी जुकाम की दवाई दे रहे हैं या फिर जड़ी बूटियां दे रहे हैं उसकी उम्र के अनुसार उचित ना हो और उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट होने का जो खतरा है वो इससे बना रहता है। कुछ लोग जो हैं उनका मानना ये है कि घरेलू उपचार या फिर गर्माहट वाले तेल या फिर गर्माहट प्रदान करने वाले जो पेय हैं, यानी कि काढ़े वगैरह हैं, भोजन या फिर जड़ी बूटियां निमोनिया को ठीक करने में मदद करते हैं। कुछ लोग शिशु को गर्म वातावरण में रखने की सलाह भी दे सकते हैं। इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये उपचार शिशु के लिए कितने सुरक्षित हैं और हो सकता है कि इसमें से कुछ शिशु और छोटे बच्चों के लिए उचित ना भी हो। अगर शिशु को ज़रूरत हो तो ज़्यादा गर्मी में रखना खतरनाक भी हो सकता है, यानी कि अगर मौसम गर्म है तो ऊपर से आप और भी ज़्यादा गर्मी में बच्चे को रख रहे हैं तो उसके लिए वो खतरनाक होने के साथ साथ इससे शिशु जो मृत्यु है उसका सिंड्रोम भी, यानी कि उसका खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। कई भोजन पेय और हरप जो है छोटे शिशुओं को ना देने की सलाह दी जाती है, तो कृपया उन बातों को ध्यान में रखें और वो भोजन पेय या फिर हर्ब्स ना दें तो बेहतर है। और यदि फिर भी आपको कोई विकल्प उपचार आजमाना चाहे तो पहले आप इसके बारे में डॉक्टर से पूरी तरह से पूछ लें, यानी कि जानकारी ले लें और फिर ही वो उपचार आप घर पे करें। इसके अलावा कुछ स्थितियों में जो शिशु है उसे तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की आवश्यकता है, जैसे कि यदि एंटीबायोटिक दवाएं शुरू करने के 48 घंटों के बाद भी लक्षणों में कोई सुधार ना आए, यानी कि आपने एंटीबायोटिक दवाएं शुरू तो कर दी हैं लेकिन उसके बाद भी 48 घंटे यानी कि 2 दिनों तक कोई भी लक्षणों में सुधार नहीं आ रहा, ना तो खांसी ठीक हो रही है, ना बुखार ठीक हो रहा है और बच्चे को सांस लेने में भी वैसे ही दिक्कत हो रही है,
इसके अलावा अगर उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है, वह उत्तेजित या फिर परेशान सा लगे, और अगर शिशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर उस समय जो आपका डॉक्टर है वो ना मिल सके, तो उसे तुरंत जो है आप हॉस्पिटल में लेके जाएं। और अगर शिशु को हॉस्पिटल में उपचार की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर यह सुनिश्चित करेंगे उसे पर्याप्त तरल पदार्थ और ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। उसे ड्रिप के ज़रिए जो है एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने पर तरल पदार्थ भी ड्रिप के ज़रिए जो है वो दिए जा सकते हैं। यदि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो उसके खून में ऑक्सीजन का स्तर घट रहा हो, तो उसे मास्क की सहायता से अतिरिक्त ऑक्सीजन भी जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो आपके बच्चे हैं या फिर शिशु हैं, उन्हें कितने समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो निमोनिया है वो कितना गंभीर है। हल्के मामलों में उसे शायद 1-2 दिन ही बाद छुट्टी मिल जाए, वहीं गंभीर मामलों में 5 या फिर 6 दिन बाद हॉस्पिटल में रुकना उसे पड़ सकता है, या फिर जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसे रुकना पड़ सकता है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जो शिशु है या बच्चा जो है वो बेहतर हो रहा हो, तो उसे आगे का उपचार जारी रखने की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी आप डॉक्टरी सलाह के हिसाब से ही जो उपचार है वो करवाएं। और उसे गंभीर निमोनिया हो तो, या फिर उसे बार बार इसके लक्षण महसूस हो, तो उसे दोबारा छाती का एक्सरा और जांच जो है वो करवाने की ज़रूरत है। बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चे के स्वस्थ रहने और उसके निमोनिया होने की संभावनाओं को कम करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम जो उठाने की ज़रूरत है वो है, सबसे ज़रूरी जो कि है वो है उसका संपूर्ण टीकाकरण। और जो निमोनोकोकल टीका यानी कि पीसीवी निमोनिया और मेनिंजाइटिस और स्टेप्सिसीमिया जो है वो रक्त विशेषज्ञता के कुछ मामलों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। और HIV, डिप्थीरिया और काली खांसी के टीके निमोनिया पैदा करने वाली सभी बीमारियों से बचाव के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी आप ध्यान दें, यानी कि खांसते हुए अपने मुंह और नाक को ढक लें। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए अपने और अपने बच्चों के हाथ बार बार धोते रहें। यदि आपके घर में काम वाली या फिर शिशु की देखभाल करने वाली आती हो, तो सुनिश्चित करें कि वो भी साफ सुथरी रहती हो। आगे है धुआं रहित वातावरण जो है वो आपको बच्चे को प्रोवाइड करना है। और यदि आप या आपके पति धूम्रपान करते हैं यानी कि स्मोकिंग करते हैं, तो इसे छोड़ने की कोशिश करें। सिगरेट के धुएं के आसपास रहने वाले बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और उन्हें निमोनिया, सर्दी जुकाम, अस्थमा और कान का जो संक्रमण है वो होने का खतरा जो है वो ज़्यादा बना रहता है। और सुनिश्चित करें कि शिशु को पर्याप्त पोषण भी मिले, यानी कि जो शिशु है उसको पहले 6 महीनों तक जो ब्रेस्ट फीड है या फिर स्तनपान है वो करवाना चाहिए। और उसकी जो विकसित हो रही प्रतिरक्षण प्रणाली है उसको सहारा देने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो स्तनपान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वही है। आपके स्तन दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसका उत्पादन आपका शरीर जो है वो करता है। अब जब शिशु की प्रतिरक्षण प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई, तब भी ये एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने में शिशु की मदद जो है वो करती हैं। जब आप शिशु को ठोस ही आहार जो है वो खिलाना शुरू करते हैं, तो जब तक वह पूरी तरह से स्तनपान नहीं छोड़ देता, तब तक जो स्तनपान है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्तन दूध पोषक तत्वों और एंटीबॉडीज़ का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो रहेगा। और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से आप बचें और बच्चे को भी ना जाने दें वहाँ पे। जिन दिनों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा हो, उस समय जहाँ तक पॉसिबल हो सके शिशु को आप भीड़ भरे स्थानों या फिर चारों तरफ से बंद जगह पर ना लेके जाएं। अगर शिशु समय से पहले या फिर प्री मैच्योर पैदा हुआ है,
तो आपको शिशु शिशु की शुरुआत से ही शिशु के जन्म की शुरुआत से ही उसे अतिरिक्त उसकी देखभाल जो है वो करनी होगी। समय से जो पहले जन्मे शिशु हैं यानी कि प्री मैच्योर जो बेबीज़ होते हैं, उनकी प्रतिरक्षण प्रणाली जो है वो भी कमज़ोर होती है, इसीलिए उन्हें संक्रमण का है जो वो ज़्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये जो आज का विषय है, कोविड-19 निमोनिया, क्या दोनों अलग हैं और दोनों के बीच में क्या-क्या अंतर है, वो समाप्त होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।